हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला पर। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ये जो सीरीज़ स्टार्ट हो रही है ये है बेसिकली कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के रिगार्डिंग, और ये जो सीपीसी में वीडियोज़ के अंदर आपको जो प्रोवाइड करने वाला हूँ, दिस इज़ ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ हरियाणा ईडी एग्ज़ाम, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हरियाणा ईडी एग्ज़ाम के लिए सीपीसी के कुछ रेलेवेंट प्रोविजंस बता दीजिए जहाँ से प्री में क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको ये सारी वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूँ। हर एक वीडियो 10 से लेकर 12 मिनट की रहने वाली है। मेक श्योर कि आप लोग हर एक वीडियो को एंड तक देखें, सो डैट आपका जो हरियाणा ईडी का एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो सके। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हम यहाँ से कवर अप कर सकें इन वीडियो से हरियाणा ईडी प्री एग्ज़ाम के लिए। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा ईडी प्री एग्ज़ाम के लिए, या अगर आप इस जुडिशल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ी बहुत हेल्प आपकी इन वीडियो से हो सकती है सीपीसी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग माय कोड लीगल पाठशाला 10। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये शो हो रहा होगा। आप लोग लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ करके अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप जुडिशल की प्रिपरेशन करना चाहते हो, कोई भी सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ना चाहते हो, सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी क्लासेस, ठीक है, बाय यूजिंग माई कोड लीगल पाठशाला 10। आपकी स्क्रीन के ऊपर कोड चल रहा है, इसको आप यूज़ करके अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो चलिए आते हैं सीपीसी पे। हम हरियाणा ईडी की बात करें। हरियाणा ईडी के लिए देखिए, मैं बता रहा हूँ जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जब भी आप सीपीसी की बात करते हो, सबसे पहले आपको याद रखना है टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने सीपीसी में, जो कि हम पार्ट्स में बात करते हैं। टोटल 11 पार्ट्स में सीपीसी को डिवाइड किया है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने, टोटल 158 सेक्शंस है आपके सीपीसी में। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं आपके सीपीसी में, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सीपीसी जो है 1908 का 5th एक्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि 5th एक्ट है 1908 का। नेक्स्ट जो बात करते हैं, प्रेम्बल से कई बार क्वेश्चन आता है। प्रेम्बल के अंदर 2 वर्ड आपको याद रखने, कंसोलिडेट एंड अमेंड। प्रेम्बल जो है जो एक ऑब्जेक्ट जो बता रहा है सीपीसी का, वो है कंसोलिडेट करना एंड अमेंड करना रिलेटिंग टू दी जो कि प्रोसीजर है कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर का। नाउ इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 1 पे। आप अपने बेरक में देखते रहिए, स्क्रीन के ऊपर बेरक चल रहा है। सेक्शन नंबर 1 कहता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। यहाँ से आपका एक ही क्वेश्चन बनता है कि जो सीपीसी है वो कब आपके एनफोर्समेंट में आई। तो आपको ये डेट जो है याद रखनी है, 1 जनवरी 1909 को आपकी सीपीसी कमेंसमेंट में आई है। दूसरा क्वेश्चन मैक्सिमम जो बन सकता है कि सीपीसी कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। जैसे कि आपको पता है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद तो जो सीपीसी की एप्लीकेशन है वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी हो रही है। सेम है जैसा सीआरपीसी में आपने पढ़ा, वही कंसेप्ट यहाँ पे स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़ पे अप्लाई नहीं होती है। बट जो स्टेट कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ की, वो चाहें तो बाय नोटिफिकेशन और सम मॉडिफिकेशन सीपीसी के कुछ प्रोविजंस या कंप्लीट सीपीसी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हरियाणा ईडी के प्री एग्ज़ाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 से कुछ डेफिनेशन है जो आपके हरियाणा ईडी के एग्ज़ाम में आ सकती हैं। जैसे कि सेक्शन नंबर 2 के अंदर जो डिक्री की डेफिनेशन दी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हरियाणा ईडी प्री एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती है कि डिक्री होती क्या है। तो जनरली अगर हम बात करें जो डेफिनेशन में दिया है, डिक्री इज़ काइंड ऑफ ए फॉर्मल एक्सप्रेशन, या आप कह सकते हैं कि एक एडजुडिकेशन है जो कोर्ट कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है, जिसके थ्रू क्या पार्टीज़ के जो राइट्स हैं, डिस्प्यूटेड जो मैटर है, उसको कोर्ट कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है। डिक्री आपकी प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, ठीक है। साथ के साथ में कुछ यहाँ पे इन्होंने डीम्ड डिक्री भी बताया है कि डीम्ड डिक्री क्या होगी। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है वो डीम्ड डिक्री की कैटेगरी में फॉल करती है। और साथ के साथ में कोई भी क्वेश्चन अगर डिटरमाइन किया जा रहा है सेक्शन 144 के अंदर, वो भी आपका डीम्ड डिक्री की कैटेगरी में फॉल करता है। 2 चीज़ें यहाँ पे नीचे दी हुई हैं जिनको हम डिक्री नहीं मानते हैं। ये काफ़ी बार प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच, जिसके अगेंस्ट एक अपील लाई कर रही थी एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, जैसे एक ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जाती है, वैसे ही कोई भी एक एडजुडिकेशन, कोई भी एक डिसीजन जिसके अगेंस्ट अपील लाई कर रही है, सो दैट इज़ नॉट ए डिक्री एज पर सेक्शन 2(2). एंड द सेकेंड वन दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है एन ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ डिफ़ॉल्ट। अगर कोई भी सूट आपका फॉर डिफ़ॉल्ट डिसमिस किया जा रहा है बाई डिफ़ॉल्ट, तो वो जो है वो जो ऑर्डर होगा वो आपका डिक्री की कैटेगरी में नहीं आने वाला। नाउ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बनता है आपका कि डिक्री जो है, देखिए प्रिलिमिनरी डिक्री कब तक होगी, जब तक कि सूट आपका फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता तब तक प्रिलिमिनरी डिक्री होगी, और फाइनली डिस्पोज ऑफ हो जाता है सूट तो आपकी फाइनल डिक्री आ जाती है। नाउ डिक्री जो है पार्टली प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और पार्टली फाइनल भी हो सकती है, और एक केस के अंदर एक से ज़्यादा फाइनल डिक्रीज भी पास की जा सकती हैं, डिपेंड करता है मैटर टू मैटर। नाउ सेक्शन 2(3) डिक्री होल्डर बिल्कुल पढ़ना है, प्री में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। डिक्री होल्डर कौन होता है, ज़रूरी नहीं है कि प्लेंटिफ ही डिक्री होल्डर हो। डिक्री होल्डर कोई भी वो पर्सन होगा जिसके फेवर में डिक्री पास की गई है। फेवर आपको वर्ड यहाँ पे रखना है, जिसके फेवर में डिक्री पास की गई है वो आपका जो है डिक्री होल्डर की कैटेगरी में आने वाला है। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट नहीं पढ़ना,
फॉरेन कोर्ट आपको याद रखना है प्री के लिए, सेक्शन 25 में फॉरेन कोर्ट दी गई है जो इंडिया के आउटसाइड और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश नहीं की है, वो सारी फॉरेन कोर्ट्स हैं। फॉरेन जजमेंट 26 के अंदर आपको ध्यान रखना है कि फॉरेन जजमेंट जो भी फॉरेन कोर्ट पास करने वाली है वो फॉरेन जजमेंट्स होगी। नाउ इसके बाद डायरेक्टली आपको ना 7A के ऊपर, 7A इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट की बात करते हैं इन रिलेशन टू अंडमान एंड निकोबार। ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो अंडमान और निकोबार के हाई कोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो कलकत्ता हाई कोर्ट जो है उसको कंसीडर किया गया एज एन हाई कोर्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार। नाउ डायरेक्टली जो आपको नेक्स्ट सेक्शन पढ़ना है वो है आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, 211 आपको पढ़ना है, ठीक है, और 212 आपको पढ़ना है। देखो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो लॉ में रिप्रेजेंट कर रहा है एक डिसीज्ड पर्सन की एस्टेट को, प्रॉपर्टी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। नाउ 212 मीन प्रॉफिट, वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा ईडीए में प्री में ये क्वेश्चन आ सकता है मीन प्रॉफिट के रिगार्डिंग। जब भी हम मीन प्रॉफिट की बात करते हैं ये कहता है कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, उस प्रॉपर्टी से जो भी प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट कौन ले रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि उस प्रॉपर्टी की रॉन्गफुल पोजेशन में। हमेशा याद रखिएगा कोई भी पर्सन, इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एंड ही एक्चुअली रिसीविंग द प्रॉफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट देयर अपॉन, इंटरेस्ट को भी वो अगर वहाँ पे ले रहा है, ठीक है, रॉन्गफुल पोजीशन में रहते हुए प्रॉफिट भी ले रहा है, इंटरेस्ट भी ले रहा है, वो सारा का सारा जो होगा वो मीन प्रॉफिट की कैटेगरी में फॉल करेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी के रॉन्गफुल पोजीशन में है लेकिन वो वहाँ पे कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करता है, कोई इंप्रूवमेंट करता है और उससे कोई प्रॉफिट ले रहा है, वो आपका मेन प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये जो लास्ट लाइन है, बट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट ड्यू टू इंप्रूवमेंट मेड बाय पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन, ये आपको याद रखना है, प्री में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नाउ डायरेक्टली इसके बाद कोई यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है। 213 आप पढ़ सकते हो, मूवेबल प्रॉपर्टी इन्होंने डिफाइन नहीं किया, इन्होंने सिर्फ बताया है कि ग्रोइंग क्रॉप जो है मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में फॉल करेगी एज पर सीपीसी। 217 आपको पढ़ना है, पब्लिक ऑफिसर क्या होगा, जो आप एक पब्लिक सर्वेंट के रिगार्डिंग पढ़ते हो, सिमिलर कंसेप्ट है, जो भी जजेस हैं या ऑल इंडिया सर्विस के जो मेंबर्स हैं या कमीशन ऑफिसर हैं या कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑफिसर हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ये सारे के सारे आपके जो है पब्लिक ऑफिसर की कैटेगरी में फॉल करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑन सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 2 से यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मैक्सिमम ये बनता है। सेक्शन नंबर 3 प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार ही पूछ जाता है, सबऑर्डिनेटेड ऑफ कोर्ट। सो हमेशा याद रखिएगा एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर वो सारी की सारी सबऑर्डिनेट रहने वाली अपनी कंसर्न हाई कोर्ट के अंदर। उसके बाद जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे वाली कोर्ट्स जिनको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं या एवरी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज हम कहते हैं, सो जितनी भी आपकी सिविल कोर्ट्स हैं जो भी इन्फीरियर टू दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं या आपकी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स हैं, ये सारी की सारी सबऑर्डिनेटरी हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये एंड वर्ड यूज़ किया है तो इसका ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और नहीं है, एंड है, ठीक है। नाउ सेक्शन नंबर 4 सेविंग्स की बात करते हैं। देखो सेविंग जनरली क्या होता है, जो सीपीसी का जो भी इम्पैक्ट है अदर प्रोविजंस अदर लॉज के ऊपर अप्लाई ना हो, इसलिए सेविंग प्रोविजन होता है। सेक्शन 4 कहता है कि स्पेशल और लोकल लॉज के ऊपर सीपीसी किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं डालने वाली। जनरली आपको यहाँ पे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली पूछ लिया था सेविंग प्रोविजन कहाँ दिया हुआ सेक्शन 4 में। साथ के साथ में सेक्शन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि सीपीसी जो है रिवेन्यू कोर्ट्स पे अप्लाई होती है या नहीं होती है, तो राइट आंसर जो है वो रिवेन्यू कोर्ट्स पे अप्लाई होती है अनटिल एंड अनलेस रिवेन्यू कोर्ट्स जो है अगर साइलेंट है उस चीज़ को लेके, तो यहाँ पे सीपीसी के अंदर जो भी प्रोविजन दिए उनसे रिवेन्यू कोर्ट्स को गवर्न किया जाएगा। अगर कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट कुछ एक्सप्रेसली या नोटिफिकेशन निकाल के मना कर देती है कि ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे तो नहीं होंगे। जनरली अगर रिवेन्यू कोर्ट्स जो है वहाँ पे साइलेंट है, उनके अंदर कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, देन सीपीसी के जो प्रोसीजर है वो वहाँ पे अप्लाई होगा। तो सेक्शन 5 जनरली आपको याद रखना है कि रिवेन्यू कोर्ट्स के ऊपर भी सीपीसी की एप्लीकेशन है। सेक्शन नंबर 6 पे चलते हैं। पिक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जनरली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि पिक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ ए कोर्ट कहाँ दी हुई है। सो कोई भी कोर्ट, देखिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। सेक्शन 6 ये कहता है कोई भी कोर्ट, ठीक है, कोई भी कोर्ट अपनी ज्यूरिडिक्शन को एक्सीड नहीं कर सकती। जो एक अमाउंट और जो एक वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग उसकी एक जो पिक्यूनियरी लिमिट डिसाइड की गई है ऑर्डिनरी ज्यूरिडिक्शन के अंदर, आप उसको एक्सीड करके किसी भी केस को डील नहीं कर सकते हो। तो सेक्शन 6 ये कहता है। सेक्शन नंबर 7 एंड 8 आपको नहीं पढ़ना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता यहाँ से। नाउ हम पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 कहता है सूट्स इन जर्नल, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्री में काफ़ी बार आता है। ये कहता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड, बहुत बार प्री में क्वेश्चन आता है। जनरल सा कंसेप्ट है यहाँ पे, सूट्स ऑफ सिविल नेचर, जितने भी सूट्स ऑफ सिविल नेचर है उनको कोर्ट जो है आपकी सिविल कोर्ट जो है ट्राई कर सकती है। लेकिन अगर वो सूट्स जो है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार किए गए हैं बाय द सीपीसी इटसेल्फ, तो आप उनको ट्राई नहीं कर सकते। बड़ा क्लियरली लिखा हुआ द कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर।
लेकिन ये चीज़ याद रखनी है, एक्सेप्ट सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। आपको याद रखना है या तो एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली, एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली नहीं है, और इम्प्लाइडली है। तो कोई भी सूट जिसके कॉग्निजेंस को एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड किया गया है उसको जो है आपकी जो सिविल कोर्ट्स हैं वो एंटरटेन नहीं करेगी। जनरली जितने भी सूट्स ऑफ सिविल नेचर होते हैं सेक्शन 9 में एम्पावर किया गया है कोर्ट को कि आप सारे सूट्स को डील कर सकते हो, बस आप उन सूट्स को डील नहीं करोगे जिनका जो है बार इम्पोज किया गया एक्सप्रेसली एम्प्लाइडली। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में बताया गया है कि सूट्स ऑफ सिविल नेचर क्या हो सकते हैं। देखो कोई भी सूट जिसके अंदर वैसे एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एंड 2 जो है आपके हरियाणा एरिया में नहीं आने वाली, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन नंबर और 1 2 स्किप कर सकते हो क्योंकि इन डिटेल में जाने का हमारे पास वक्त नहीं है। ठीक है, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 बहुत फेवरेट है, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है कई बार। सेक्शन 10 की जब हम बात करते हैं, आप सबको पता है ये रेस सब जुडाइस की बात करता है। ठीक है, अगर मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है तो सेक्शन 10 मना कर देता है कि कोई भी कोर्ट जो है, ये देखो लिखा, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ ए सूट, उस सूट का जो ट्रायल है उसके रिगार्डिंग कोर्ट प्रोसीड ही नहीं करेगी। बाकी जो कंडीशन है सेक्शन नंबर 10 की और सेक्शन नंबर 11 की ऑलमोस्ट सेम है। एक्सप्लेनेशन आपको याद रखनी है, जो सूट अगर पेंडिंग है फॉरेन कोर्ट में तो इंडियन कोर्ट्स को हम प्रिक्लूड नहीं कर सकते, तो इंडियन कोर्ट्स जो हैं ट्राई कर सकते हैं सूट को। तो पेंडेंसी ऑफ ए सूट इन ए फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग ए सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अगर एक ही कॉज ऑफ एक्शन है और उसके रिगार्डिंग सूट एक फॉरेन में भी पेंडिंग है और इंडिया में आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली सेक्शन 10 जो है वहाँ पे आपको नहीं रोक सकता, आप वहाँ पे सूट फाइल कर सकते हो और कोर्ट को भी मना नहीं कर रहा है सेक्शन 10, कोर्ट भी उसको एंटरटेन कर सकती है। ठीक है, नाउ सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा की बात करते हैं। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है रेस जुडिकेटा का। ठीक है, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। ये कह रहा है कोई भी कोर्ट जो है ट्राई नहीं करेगी किसी भी सूट को या किसी भी इशू को जो ऑलरेडी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू था और उसको ऑलरेडी डिसाइड किया जा चुका है सेम पार्टीज़ के बीच में। ठीक है, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उसने डिसाइड कर दिया है। ये जो वर्ड लिखा हो ना, हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, बस ये आपको याद रखना है। अगर किसी कोर्ट ने किसी इशू को फाइनली डिसाइड कर दिया है तो आप उसको बार बार नहीं उठाएंगे। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ रेस जुडिकेटा। इसके ऊपर जितनी भी डॉक्ट्राइन है, जितनी भी मैक्सिम्स है, सारी आपको पता होनी चाहिए, वो आपके प्री एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। नाउ कितनी एक्सप्लेनेशंस हैं इसके अंदर, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशंस आपको पता होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशन 8 एक्सप्लेनेशन है, 8 की 8 एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो है फॉर्मर सूट से डील करती है। फॉर्मर सूट क्या होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मर सूट कौन सा है। शैल डिनोट ए सूट विच हैज़ बिन डिसाइडेड प्रायर टू द सूट इन क्वेश्चन। डिसाइड पहले होना चाहिए, इंस्टीट्यूट पहले हुआ या नहीं हुआ इससे मैटर नहीं है, डिसीजन पहले आना चाहिए, वही आपका फॉर्मर सूट माना जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 आप जो है स्किप कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 जो है ये आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 आपकी स्किप की जा सकती थी। मैटर अबव रेफर्ड ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं, बट एक्सप्लेनेशन नंबर 4 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा पढ़नी है। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 जो है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का जो कंसेप्ट है उसके बारे में बात करती है कि कोई भी आपके पास मैटर है जिसके पास आपके पास राइट था या ग्राउंड था अटैक करने का, डिफेंस लेने का, बट आपने नहीं लिया, तो वहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा आपके ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 4 आपको याद रखनी है। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 के बाद में एक्सप्लेनेशन नंबर 5 से भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए, कोई भी रिलीफ आपने प्लेंट में क्लेम किया है, ठीक है, लेकिन उसको डिक्री के अंदर एक्सप्रेसली ग्रांट नहीं किया गया है, तो आपको ये मान लेना है कि वो जो आपने क्लेम किया था रिलीफ उसको कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है। ठीक है, ये आपको प्री में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जनरली कई बार आ जाता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 6 जो है आपकी रिप्रेजेंटेटिव सूट से डील करती है ना, रिप्रेजेंटेटिव सूट जो आप ऑर्डर 1 रूल 8 में भी पढ़ने वाले उससे डील करती है एक्सप्लेनेशन नंबर 6, तो ये भी आपको याद रखनी है एक्सप्लेनेशन नंबर 6। 7 और 8 जनरली आपसे एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, बट अगर आपके पास वक्त है तो 7 और 8 को एक बार नज़र मार लीजिए। लेकिन जनरली यहाँ से जो पूछी जाती है वो सेक्शन बेस्ड रेस जुडिकेटा, कौन कौन सी मैक्सिम्स हैं जो रेस जुडिकेटा के ऊपर बेस्ड है बेसिकली, और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कहाँ दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव सूट कहाँ दिया हुआ है, ठीक है, या फिर आपने प्लेंट में कोई रिलीफ क्लेम किया और कोर्ट ने एक्सप्रेसली ग्रांट नहीं किया डिक्री में, तो आपको क्या मानना है, डीम्ड टू बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट। ठीक है, सो दिस इज़ योर सेक्शन नंबर 11। सेक्शन 11 के बाद चलते हैं 12 बड़ा अच्छा है, कई बार प्री में आ जाता है। बार टू फर्दर सूट, सिर्फ हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये साफ साफ कह रहा है जहाँ पे प्लेंटिफ को प्रिक्लूड किया गया है रूल्स के द्वारा, जो सीपीसी में आगे ऑर्डर के अंदर रूल दिए हुए हैं, प्रिक्लूड किया गया है कि आप सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, तो द प्लेंटिफ इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू फाइल ए सूट। बड़ा सिंपल सा है। सो सेक्शन 12 इज़ ऑलवेज रेड विद सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 9 कहता था कि आप सारे सूट्स ऑफ सिविल नेचर को ट्राई कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड ना हो। तो सेक्शन 12 ने कह दिया है, सेक्शन 12 ने भी आपको कह दिया है कि अगर रूल्स ने आपको मना किया है कि आप सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हो तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन नंबर 13 के ऊपर। सेक्शन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए। हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। ये जितने ग्राउंड है, टोटल ग्राउंड आपको पता होने चाहिए। जनरली क्या कहता है, जो फॉरेन कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं, जो भी जजमेंट पास की जा रही है फॉरेन कोर्ट के, वो कंक्लूसिव होंगी। जो भी मैटर वहाँ पे एडजुडिकेट किया बिटवीन द पार्टीज, हमेशा जनरल रूल क्या है, फॉरेन जजमेंट जो भी आ रही है वो कंक्लूसिव रहने वाली है बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग। बट अगर ये चीज़ें निकल के आती हैं, कुछ ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स को आप बेस बना के उस फॉरेन जजमेंट की कंक्लूसिवनेस को ख़त्म कर सकते हो। जैसे कि भाई कॉम्पिटेंट कोर्ट ने प्रोनाउंस नहीं किए, मेरिट्स के ऊपर नहीं आई है, इंडियन लॉ को ध्यान में नहीं रखा गया, नेचुरल जस्टिस को कंप्लाई विद नहीं किया गया, फ्रॉड के द्वारा ऑब्टेन की गई है, या फिर इंडिया में जो लॉ है उसके प्रोविजंस को ब्रीच करते हुए वो जो है जजमेंट पास की गई है। तो सेक्शन 13 हमेशा याद रखिएगा। सेक्शन 14 हरियाणा एडी के लिए आप स्किप कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। तो इस वीडियो में हम सेक्शन 14 तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी जो अगले सेक्शंस हैं, हाँ ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया इस वीडियो के ऊपर तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। टारगेट ये रहेगा, आने वाले 7 दिन के अंदर मैं पूरी CPC की वीडियोस जो हैं आपको बना के अपलोड करता रहूँ, देता रहूँ, सो डैट आपकी एक रिवीजन हो जाए, ठीक है। 10 से 15 मिनट की हर वीडियोस आपको मिलने वाली है, ठीक है। जाने से पहले दोबारा बताना चाहूँगा, आप लोग मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हो लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ करके। और साथ के साथ पे मैं हरियाणा ADA के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर। आप वहाँ पर भी जाके उनको चेकआउट कर सकते हो। आज हम पार्ट नंबर 9 हमने लास्ट किया था, अब पार्ट नंबर 10 करेंगे आज रात को 9 बजे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन दोबारा कह रहा हूँ, शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। इस वीडियो को देख लो, ये वीडियो देखते ही आधे पौने घंटे बाद नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। तो बैक टू बैक वीडियोस मैं आपकी अपलोड करता रहूँगा, आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लेना और CPC जो है कंप्लीट कर लेना। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो हरियाणा ADA में आपकी हेल्प करने वाली है, ठीक है। इससे ज़्यादा इन डिटेल में पढ़ने का वक्त नहीं है अब, ठीक है। चलिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।